करेगा बेसिकली, जो सिचुएशन की मांग को फुलफिल करेगा वही लीडरशिप स्टाइल टेस्ट होगा। मैं समझता हूं कि कल पूरी कहानी का सार ये था जी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम सिचुएशनल लीडरशिप की बात करेंगे। आज भी हम लीडरशिप स्टाइल की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, बल्कि कल भी बात होगी मेरे ख्याल से लीडरशिप की इफेक्टिवनेस के ऊपर। देखिए, आज की चर्चा का जो मेन विषय है वो है बेसिकली ट्राई डायमेंशनल मॉडल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अब तक की जो हमने मॉडल देखी, चाहे वो फिडलर की कॉन्टिजेंसी मॉडल देखी गई जो कि एग्जामिनिंग मॉडल था, उससे पहले हमने ब्लैक एंड मार्टिन्स मैनेजरियल ग्रिड देखा जी। उन दोनों थ्योरी में, उन दोनों मॉडल में एक खास कंसर्न ये था कि एक तरफ यानी कि एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रखे जा रहे थे और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर रिलेशनशिप रखे जा रहे थे। मतलब हाँ, मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ दो कंसर्न हमारे रखे जा रहे थे। इज इट राइट जी? दो ही डायमेंशन थे लीडरशिप को देखने के लिए जी। लीडरशिप को देखने के लिए सिर्फ दो डायमेंशन थे। इज इट राइट? यस सर। सो आज की जो मॉडल है इसको हम लोग ट्राई डायमेंशनल मॉडल कह रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि इस मॉडल में तीन डायमेंशन को हम लोग फोकस करेंगे। जहां पहले हम लोग फोकस करते थे सिर्फ टास्क ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, वहीं हम लोग अब तीसरा डायमेंशन यानी इफेक्टिवनेस की बात करेंगे। बेसिकली किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? इफेक्टिवनेस की बात करेंगे। मतलब तीन फैक्टर होंगे। एक फैक्टर हमारा टास्क ओरिएंटेशन होगा, दूसरा फैक्टर हमारा रिलेशनशिप होगा और तीसरा फैक्टर हमारा इफेक्टिवनेस होगा बेसिकली। सो ट्राई डायमेंशनल मॉडल, जिसको आप समटाइम्स 3D मॉडल कहते हैं या 3D लीडरशिप मॉडल कहते हैं, प्रोफेसर बिल रेडिन ने ये थ्योरी जो है इसकी को दिया था बेसिकली। प्रोफेसर बिल रेडिन जिन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में सिचुएशनल डिमांड का कॉन्सेप्ट रखा था। बिल रेडिन ने मैनेजमेंट की दुनिया में सिचुएशनल डिमांड का कॉन्सेप्ट रखा था बेसिकली, अर्थात स्थिति की मांग या परिस्थिति की मांग का कॉन्सेप्ट रखा और उसी के तहत उन्होंने 3D मॉडल दिया, जिसमें बताया कि बेसिकली लीडर का जो रिलेशनशिप है अपने वर्कर्स के साथ वो, और फिर टास्क ओरिएंटेशन, और तीसरा हम इफेक्टिवनेस को देख करके ये जज कर सकते हैं कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जी, कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेहतर है एक्चुअली में, है ना। तो 3 डायमेंशनल मॉडल के 3 एक्सेस हैं। पहला एक्सेस है हमारा जी, पहला एक्सेस है हमारा टास्क ओरिएंटेड, दूसरा एक्सेस है हमारा रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और तीसरा एक्सेस है हमारा इफेक्टिवनेस। तीसरा एक्सेस है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस देखिए, टास्क ओरिएंटेशन का क्या आवाज ब्रेक हो रही है। टास्क ओरिएंटेशन वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। लेवल तक या किस हद तक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई आवाज नहीं आ रही है। आपका जो सुपरवाइजर है यानी आपके जो लीडर है वो किस या अचीवमेंट की तरफ गाइड कर रहे हैं, दिशा निर्देशित कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं टास्क ओरिएंटेशन।
चलो अभी बताओ, आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है। चलो ठीक। सो मैं ये कह रहा था कि जो 3 डायमेंशनल मॉडल है उसके 3 एक्सेस है। पहला है हमारा पहला हमारा है टास्क ओरिएंटेशन, दूसरा है हमारा रिलेशनशिप, दूसरा रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, और तीसरा हमारा इफेक्टिवनेस। अब देखिए टास्क ओरिएंटेशन से क्या मतलब है। टास्क ओरिएंटेशन से हमारा तात्पर्य ये है कि कोई भी लीडर, कोई भी सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को किस हद तक गोल के लिए मुतवज्जा करता है या गोल की तरफ डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देशित करता है, इसको हम लोग टास्क ओरिएंटेशन कहते हैं। और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन का मतलब है कि कोई भी लीडर, कोई भी मैनेजर अपने फॉलोअर्स के साथ किस हद तक व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, किस हद तक पर्सनल रिलेशन रखता है, इसको हम लोग रिलेशनशिप ओरिएंटेशन कहते हैं। और इफेक्टिवनेस का मतलब है कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल जो अपनाई जा रही है, मतलब जो लीडर है वो सक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लीडर कामयाब है या नहीं है, इस बात को हम लोग इफेक्टिवनेस कहते हैं। अगर लीडर की लीडरशिप स्टाइल कामयाब है इट मींस इफेक्टिवनेस है, और अगर लीडरशिप स्टाइल कामयाब नहीं है तो कामयाब नहीं है तो इफेक्टिव नहीं है, लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव नहीं है। बेसिकली कहते हैं कि जब लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन को मीट करता है, जब लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन को मीट करता है तो हम लोग कहते हैं कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो इफेक्टिव है। और जब वो लीडरशिप स्टाइल अगर सिचुएशन को मीट नहीं करता है तो हम लोग कहते हैं कि लीडरशिप स्टाइल इनइफेक्टिव है, अप्रभावी है बेसिकली। नहीं जी? यस सर। जी मतलब ध्यान से सुन लो रे बाबा, फिर दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो, क्योंकि उलझ जाओगे। 2 का फिर 2 पार्ट में बटेगा, फिर उलझ जाओगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहे हैं कि अगर लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन डिमांड को फुलफिल करता है, परिस्थिति को पूरा करता है, मांग को पूरा करता है, समय की मांग की पूर्ति करता है, तो हम लोग कह रहे हैं कि लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव है, अदरवाइज इनइफेक्टिव है, आई मीन अप्रभावी है बेसिकली। अब ये बात कहना, इसके आधार पर जो बिल रेडिन है उन्होंने 4 तरीके के लीडरशिप स्टाइल बताए। कितने तरीके के? 4 तरह के, 4 तरीके के लीडरशिप स्टाइल बताए बेसिकली। ये वही है जो आपने ऑलरेडी ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड में देखा था। इधर आपका एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाई रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हाई रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, हाई रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ से हमारा अगर इनिशियल पॉइंट है, इधर से ऊपर जा रहे हैं तो हाई रिलेशनशिप हो रहा है, और इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हाई टास्क ओरिएंटेशन हो रहा है बेसिकली, टास्क ओरिएंटेशन हो रहा है। सो अब इसमें देखिए, जो सेपरेटेड लीडरशिप स्टाइल है उसमें बता रहा है कि रिलेशनशिप भी कमजोर होता है और टास्क भी कम होता है बेसिकली। नहीं, टास्क भी कम होता है, यानी कि टास्क भी लो है, इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी लो है बेसिकली। डेडिकेटेड वाले में देखिए आप, तो डेडिकेटेड वाले में देखेंगे तो रिलेशनशिप तो यहाँ लो दिख रहा है, लेकिन टास्क कैसा दिख रहा है? हाई दिख रहा है बेसिकली, हाई दिख रहा है। और फिर रिलेटेड वाले में आप अगर गौर करें तो रिलेटेड वाले में पाएंगे कि रिलेशनशिप तो हाई है लेकिन टास्क लो है बेसिकली। फिर इंटीग्रेटेड वाले में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 9:9 का कोऑर्डिनेट बन रहा है, मतलब टास्क भी हाई है और रिलेशनशिप भी हाई है बेसिकली, यानी कि दोनों हाई है इंटीग्रेटेड लीडरशिप वाले में। इसका मतलब ये होगा कि इसमें से कोई भी लीडरशिप स्टाइल के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल जो होगा
वो बेहतर लीडरशिप स्टाइल होगा। लेकिन अगर ये इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल सिचुएशनल डिमांड को मीट करेगा, अर्थात रिक्वायरमेंट की पूर्ति करेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जरूरियात की तकमील करेगा, तभी कहा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल जो है वो इफेक्टिव है। अदरवाइज इनइफेक्टिव है। हाँ, इनइफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। उसी तरीके से रिलेटेड वाले में हम कह रहे हैं कि जैसा कि हमने उनकी कमजोरियों के आधार पर लगाया कि ये 9:1 का कोऑर्डिनेट बना रहा है, अर्थात रिलेशनशिप तो हाई है लेकिन टास्क लो है, टास्क लो। लो है। अर्थात इसके बेसिस पे हम ये जज नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि रिलेटेड लीडरशिप स्टाइल जो है वो कम इफेक्टिव है। सिचुएशनल डिमांड को मीट करेगा तो इफेक्टिव होगा, सिचुएशनल डिमांड को मीट नहीं करेगा तो जी इफेक्टिव नहीं होगा, इनइफेक्टिव होगा। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको बता रहे हैं किस लीडर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि दोबारा ये बात कहना बेवकूफी सा लगता है मुझे, क्योंकि जैसे ही आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया, आपको एसोसिएट कर लेना चाहिए था ब्लैक एंड मार्टिन्स मैनेजरियल ग्रिड से। क्योंकि ब्लैक एंड मार्टिन्स मैनेजरियल ग्रिड में आपने देखा था कि 1:1 का जो कोऑर्डिनेट बन रहा था वो था इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप, जिसमें लो टास्क था, लो रिलेशनशिप था। मतलब ऐसे जो लीडर्स हैं बेसिकली वो करेक्शन करने के पीछे लगे रहते हैं, आई मीन जो डिविएशन है उसको करेक्ट करने के पीछे लगे रहते हैं। ये रूल रेगुलेशन, नियम कानून, पॉलिसी बनाएंगे और आपके ऊपर थोप देंगे, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, या कुछ इनोवेशन या क्रिएटिविटी के लिए आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको कोलैबोरेट नहीं करेंगे। ये अलग से रहेंगे, अलग थलग रहेंगे और अपना नियम कानून आपके ऊपर अपना नियम कानून आपके ऊपर थोप देगा, अपना नियम कानून आपके ऊपर झाड़ देंगे। ये कहलाते हैं सेपरेटेड लीडरशिप वाले। दूसरा हमारा है रिलेटेड मैनेजर्स। रिलेटेड मैनेजर्स कौन है? तो कहता है वन हु लाइक टू वर्क विद अदर्स and see an organization as a social system where everyone works together, है ना। रिलेटेड मैनेजर्स वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सामाजिक तंत्र के तौर पर देखता है, एक सामाजिक प्रणाली के तौर पर देखता है, एक समाजी निजाम के तौर पर देखता है बेसिकली, जहां पे सब कोई मिलकर के साथ काम करना चाहता है। लेकिन चूंकि इनका कंसर्न रिलेशनशिप ज्यादा हो जाता है, इसलिए टास्क क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी टास्क प्रभावित हो जाता है, बेसिकली टास्क प्रभावित हो जाता है। ये जो रिलेटेड मैनेजर्स होते हैं ये अपने वर्कर्स को फ्रीडम देते हैं, आजादी देते हैं, कहते हैं कि आप अपने हिसाब से करिए, लीजिए डिसीजन लीजिए, जैसे करना है करिए। ऐसे में वो रिलेशनशिप तो बेहतर बना पाते हैं लेकिन टास्क ओरिएंटेशन में पीछे रह जाते हैं। इन लोगों को हम लोग रिलेटेड मैनेजर कहते हैं, ऐसे लोगों को। अब नाम से स्पष्ट है डेडिकेटेड मैनेजर्स, मतलब वैसा मैनेजर्स, वैसा लीडर जो अपनी काम को लेकर के काफी डेडिकेटेड हो। जी, वैसा लीडर जो अपनी काम को लेकर के काफी डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड का मतलब समझते हैं ना जी, समर्पित काम के प्रति। हाँ, मतलब टोटल सरेंडर हो, लगनशील जी, यस, लगनशील कहिए आप, टोटल सरेंडर कहिए, काम को लेकर के पूरा मोटिवेटेड रहना और काम के लिए कुछ भी करना। आई मीन एनी हाउ वर्क शुड बी डन एट एनी कॉस्ट। ये मेन कंसर्न रहते हैं डेडिकेटेड मैनेजर्स वाले का। सो डेडिकेटेड घर का प्रॉब्लम बाद में सॉल्व होगा, पहले काम सॉल्व होगा।
यस यस यस, पहले काम होना चाहिए, बाकी की चीजें बाद में। सो डेडिकेटेड मैनेजर्स वो मैनेजर्स हैं जो अपनी काम को लेकर के काफी कंसर्न होते हैं, अपनी प्रोडक्शन को लेकर के काफी कंसर्न होते हैं। ये लोग जो होते हैं काफी मोटिवेटेड होते हैं अपने काम को लेकर के, ये बस अपनी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं ये लोग डेडिकेटेड वाले। तो इसीलिए इनका रिलेशनशिप कमजोर हो जाता है, जबकि टास्क क्या हो जाता है जी, टास्क क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हाई हो जाता है जी, हाई हो जाता है। और फिर इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल है, आई मीन इंटीग्रेटेड मैनेजर। इंटीग्रेटेड मैनेजर्स वो है जो दोनों को लेकर के चलता है, दोनों का कंसर्न लेकर के चलता है, रिलेशनशिप बनाने पे भी जोर देता है और उसके साथ साथ टास्क पे भी जोर देता है, टास्क पे भी जोर देता है। ये लोग काफी डेमोक्रेटिक टाइप के होते हैं, ये अपने वर्कर के साथ इन्हें बातचीत करना, डिसीजन मेकिंग में उन्हें शामिल करना और इन्हें काफी पसंद होता है। इंटीग्रेटेड मैनेजर्स टीम बिल्डिंग को फोकस करते हैं, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, अमॉन्ग द फॉलोअर्स और अमॉन्ग द वर्कर्स। ये अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, इसीलिए इनका काम भी अच्छा होता है और रिलेशनशिप भी जी, रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, अच्छा होता है। ये बात तो हम लोगों ने कह दी, ये बात तो हम लोगों ने घोड़ा के जैसे आंख में पट्टी लगा करके ये बात सीधे सीधे कह दी। लेकिन इसके साथ जो एक मेजर कंसर्न है हमारा, सिचुएशनल डिमांड। अब बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि इंटीग्रेटेड मैनेजर्स इफेक्टिव मैनेजर्स है या नहीं है। ये किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा भाई? सिचुएशन सर सिचुएशनल सिचुएशन पे डिपेंड, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि जो इंटीग्रेटेड लीडर है, अभी तो हमने देख लिया कि इंटीग्रेटेड लीडर्स में रिलेशनशिप भी हाई हो रहा है, प्रोडक्शन भी हाई हो रहा है, लेकिन इस एक सिचुएशन में ये कामयाब हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर सिचुएशन के लिए एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल है और हर सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करे, ऐसा जरूरी जी, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है। तो ये कब किस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आइए सिचुएशन की कहानी हम शुरू करें, उससे कबल आपको 3D मॉडल का एक बार समराइजेशन देते हैं। देखिए इंटीग्रेटेड लीडरशिप जो है, इंटीग्रेटेड लीडरशिप में हमने देखा हाई टास्क के साथ जी, हाई टास्क के साथ, अरे मुंह के पिला दे, हाई रिलेशनशिप है। और रिलेटेड टाइप वाले में, रिलेटेड टाइप वाले में लो टास्क के साथ हाई रिलेशनशिप बेसिकली। डेडिकेटेड टाइप में, डेडिकेटेड टाइप में हाई टास्क लो रिलेशनशिप, हाई टास्क लो रिलेशनशिप। हाँ, और फिर इसमें सेपरेटेड टाइप में, सेपरेटेड टाइप में लो टास्क ओरिएंटेशन एंड लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन बेसिकली, नहीं? यस सर। जी, लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, ये कहानी अब तक की है। अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिवनेस को मेजर करने की हम बात करने जा रहे हैं। बताया कि जो लीडरशिप स्टाइल है, हर लीडरशिप स्टाइल पर्टिकुलरली दो टाइप के लीडरशिप स्टाइल में आई मीन बाइफरकेट होंगे। जैसे सेपरेटेड टाइप लीडरशिप स्टाइल है, ये बाइफरकेट होंगे दो टाइप के लीडरशिप स्टाइल में, एक होगा ज्यादा इफेक्टिव, एक होगा कम इफेक्टिव। उसी तरीके से चारों तरीके के जो लीडरशिप स्टाइल है वो 8 भाग में बटेंगे। हर लीडरशिप स्टाइल के
दो भाग होंगे, दो होंगे। दो भाग होंगे बेसिकली। सो अब ये जो बात हुई इसकी वजह से, इफेक्टिवनेस की वजह से, जब हम 4 लीडरशिप स्टाइल को 8 लीडरशिप स्टाइल में बदले तो बिल रेडिन ने अपनी मॉडिफाइड मॉडल पेश किया हमारे सामने में, अर्थात परिवर्तित मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि हर तरीके के लीडरशिप के स्टाइल में, हर तरीके के लीडरशिप स्टाइल में दो बात हो सकती है। एक हमारा ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है और दूसरा हमारा कम इफेक्टिव। कम इफेक्टिव हो सकता है। जैसे देखिए, ये हमारा ओरिजिनल लीडरशिप स्टाइल था ना, ये हमारा ओरिजिनल लीडरशिप स्टाइल था ना जी, ये हमारा ओरिजिनल लीडरशिप स्टाइल था ना भाई, अभी ऊपर में चर्चा किए थे, है ना। तो हमने देखा था कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, रिलेशनशिप था, और एक्स एक्सिस पे टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेशन था। अब हर टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो फर्दर दो टाइप के लीडरशिप स्टाइल में बदला। एक बदला डिजर्टर, जो कि इफेक्टिवनेस के मामले में कैसा है, इफेक्टिवनेस के मामले में कैसा है, लो है। लो है सर। लो है। और दूसरा हमारा बदला ब्यूरोक्रेट में, जो इफेक्टिवनेस के मामले में कैसा है, हाई है। हाई है। उसी तरीके से डेडिकेटेड लीडरशिप स्टाइल दो भाग में बटा। एक बटा ऑटोक्रेट, जो कि कैसा है, सर लो है सर। लो इफेक्टिव है। और दूसरा बदला बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट में, जो कि क्या है, जो कि कैसा है, हाई इफेक्टिव है सर। हाई इफेक्टिवनेस है। उसी तरीके से देखिएगा, रटते रटते मर जाइएगा, यहाँ पे बात ध्यान नहीं दीजिएगा, याद नहीं होगा, हमारा और आपका दोनों का वक्त बर्बाद होगा। अगर ये फिगर दिमाग में नहीं है आपके, तो किसी भी कीमत पे चाहे कितना भी रट लेंगे आप, सवाल सही नहीं हो सकता, आपसे नहीं बन सकता है। देखिए, रिलेटेड लीडरशिप स्टाइल जो है वो फर्दर दो भाग में बटा, जिसमें से एक हमारा कहलाया एक कहलाया मिशनरी, जो कि क्या हुआ, जो कि इफेक्टिवनेस के मामले में कैसा है, लो इफेक्टिव है, लो इफेक्टिव है। लो इफेक्टिवनेस। दूसरा हमारा बदला काहे में, बदला डेवलपर में बदला बेसिकली, जो कि इफेक्टिवनेस के मामले में कैसा है, हाई इफेक्टिवनेस। हाई है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड हमारा बदला, इंटीग्रेटर बदला एक कंप्रोमाइजर में और एक बदला एग्जीक्यूटिव में। हाँ, तो जो कंप्रोमाइजर वाला है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, लो है। और एग्जीक्यूटिव वाले की इफेक्टिवनेस हाई है। मतलब ये हुआ कि ये वाले एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल हैं जिनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, और ये इन एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल हैं जिनकी इफेक्टिवनेस लो होगी, कम होगी, लो होगी वैसे। अब आइए बात करते हैं कि किस तरीके के लीडरशिप में क्या मसला है। देखिए, सेपरेटेड लीडरशिप जो है उसको हमने दो भाग में बांटा। एक हमारा डिजर्टर है और दूसरा ब्यूरोक्रेट है। इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, ब्यूरोक्रेटिक सर। क्योंकि है ना, ब्यूरोक्रेट इफेक्टिव है। यहाँ ध्यान रखिए भाई, यहाँ इस फिगर को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये फिगर महबूब की तरह दिमाग में नहीं है, फिर किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है, याद रखिए। सो आपने देखा कि जो सेपरेटेड लीडरशिप स्टाइल है वो दो भाग में बट रहे हैं। एक बट रहा है डिजर्टर और दूसरा बट रहा है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट डिजर्टर वाले ब्यूरोक्रेट की अपेक्षा कम इफेक्टिव है। क्यों कम इफेक्टिव है, सुनिए कहानी, इससे आगे की दास्तां सुनिए। जो डिजर्टर वाले हैं वो हैंड्स ऑफ
अप्रोच अपनाते हैं, यानी कि अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि भैया देख लो, जैसे तुमको करना है कर लो। दैट मीन्स डिजर्टर लीडरशिप स्टाइल लेसेस फेयर अप्रोच को अपनाता है। आई मीन हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस को अपनाता है। मतलब आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता, वो साफ सुथरी बात कहता है कि आप देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। मतलब टोटली आजादी आपके ऊपर, जी टोटली आजादी आपके ऊपर छोड़ देता है। और इतनी आजादी ठीक बात नहीं है, नहीं है। So avoidance of any involvement or intervention which would upset the status, assuming a neutral attitude towards what is going on during the day. So deserter leadership style वाले आपके साथ पार्टिसिपेट करने से, आपके साथ इन्वॉल्व करने से इनकार करते हैं, आपके साथ शामिल नहीं होना चाहते, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। बेसिकली उनका न्यूट्रल एटीट्यूड रहता है, काम हो तो भी बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया, हम नहीं जानते हैं कैसे क्या करना है, अपना देख लीजिए आप। यही वजह है कि ना तो रिलेशनशिप में कामयाब हो पाता है और ना ही टास्क में कामयाब हो पाता है। इसी वजह से तो हम लोगों ने कहा कि ये कम इफेक्टिव है जी, इसी वजह से तो कहा ना भाई कि कम इफेक्टिव है जी। बोलिए नहीं रहा बेवकूफ से भाई, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो बेसिकली डिजर्टर वाले कम इफेक्टिव है बेसिकली। इसके अलावा है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वाले क्या करते हैं? दिस इज अ लेगलिस्टिक एंड प्रोसीजरल अप्रोच। दैट मीन्स what extent the legal position has defined in the policies, what rights has given to the workers or followers, and what is the relationship criteria has been defined during the policy making. That will affect the relationship, of course, as well as task orientation. That is why the some extent leader has to involve in the party in the procedures, what is going on, and some extent they give opportunities and freedom to their followers to take the initiative according to their requirement and according to their availability of resources. So bureaucratic leadership style वाले क्या करते हैं कि जितना कानूनी तौर पर आपको अधिकार दिया जाना चाहिए उतना अधिकार आपको दिया जाता है, और कानूनी तौर पर जितना आपके साथ रिलेशन होना चाहिए उतना ही रिलेशन बनाता है। ज्यादा रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करता है। ब्यूरोक्रेट वाले को अच्छा लगता है रूल रेगुलेशन। हम लोग ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बात कहना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें यहाँ पे कह करके आगे बढ़ रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट वाले अधिकार तो देते हैं, लेकिन उतना ही अधिकार देते हैं जितना ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेट वाले को अच्छा लगता है हायरार्की को फॉलो करना, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना उन्हें बेहद पसंद है। अर्थात उस नियम से जितना रिलेशनशिप बन पाता है, जितना टास्क हो पाता है। दैट इज वाई हालांकि बाकी लीडरशिप के स्टाइल की तरह सक्सेस तो नहीं है, लेकिन डिजर्टर की अपेक्षा ब्यूरोक्रेट ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। इज इट ओके? Yes sir. Okay. Yes sir. And the next is related type. And I have already told you that every leadership style will divided into two parts. One is the major concern, that is the least effectiveness, and another is the most effectiveness leadership style. So that the related basic type has been divided into further two types actually. First is missionary, and missionary is supportive approach actually. Missionary
is a supportive approach. It emphasizes a congeniality and positive climate in the workplace. ये अच्छे रिलेशनशिप बनाने पे, अच्छे माहौल तैयार करने में आपके नीड को ध्यान में रखते हैं। बेसिकली ये लोग एक्चुअली में आपके साथ अच्छे खुशो-खुर्रम संबंध बनाना चाहते हैं और सपोर्टिव बिहेवियर रखते हैं। लेकिन सपोर्टिव बिहेवियर बनाने में, खुशो-खुर्रम बनाने में इतना बावले हो जाते हैं कि काम का कंसर्न जी भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं सर। ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना एक्सटेम्पर टाइप के, जो काम करने से ज्यादा बात करने पर, रिलेशनशिप बनाने पर ध्यान देते हैं जी। यस सर, जी सर। So this is called missionary. That is why this is least effective types of leadership style. Whereas developer, this is the objective counterpart of the missionary. Missionary का ये उल्टा है। Objective in a sense that concern for people is expressed professionally. That means relationship हमारा आपके साथ होगा, लेकिन प्रोफेशनली होगा, व्यवसायिक तौर पे होगा। नियम कानून में जो बातें कही गई है, आई मीन जो प्रोफेशन के अंदर आता है, उतना ही आपके साथ हमारे संबंध रहने चाहिए जी। भाई संबंध हमारा रहेगा, जान पहचान हो जाएगी, हो गया, बहुत ज्यादा संबंध बनाने की जरूरत जी नहीं है, नहीं है बेसिकली। नहीं। यस। सो देखिए, सपोर्ट का मामला है, ऑलवेज आपके साथ हम खड़े मिलेंगे, ऑलवेज खड़े मिलेंगे। आई मीन डेवलपर ऑलवेज आपके साथ खड़े मिलेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप संबंध में सोचेंगे तो संबंध में हमारा संबंध आपके साथ उतना ही होगा जितना प्रोफेशनली हो सकता है। इज इट ओके? यस सर, यस सर। ये बात तो ब्यूरोक्रेटिक वाले भी कहते थे। नहीं, ब्यूरोक्रेटिक वाले में क्या है ना कि वो उनका इथिकल कंसर्न नहीं है, उनका कंसर्न लॉजिकल है, लेगलिस्टिक है, प्रोसीजरल है। हमारा यहाँ डेवलपर में जो हमारा कंसर्न है वो प्रोफेशनल है। दैट मीन्स वन मेजर कंसर्न इज इथिकल एंड मोरल रिलेशनशिप अमंग द वर्कर्स एक्चुअली। क्योंकि आपको जिसे आप प्रोफेशनल एथिक्स लीजिए, टीचर्स का प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? अब उस प्रोफेशनल एथिक्स में आप बच्चों के साथ कितना कंसर्न रहते हैं, बच्चों के लिए कितना कुछ काम करते हैं, लेकिन फिर उसी बच्चे से आपकी एक दुनिया भी होती है। इज इट राइट? इज इट राइट? यस सर जी, मतलब बच्चों के वेलबींग के लिए काम करते हैं, लेकिन बच्चों से हमारी दूरियां भी रहती है। वो जो दूरियां हैं वो हमारी इथिकल कंसर्न है एक्चुअली। सो डेवलपर की खासियत ये है कि प्रोफेशनली जितना किया जाना चाहिए उतना हम आपके साथ हैं, उतना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि ब्यूरोक्रेट वाले का मैटर ये है कि वो उतने पर बंधा हुआ है जितना नियम कानून में लिखा गया है, जितना पॉलिसी में दर्ज किया गया है। इज इट ओके जी? यस हाँ। और फिर आपका है डेडिकेटेड बेसिक टाइप। डेडिकेटेड बेसिक टाइप फर्दर दो भाग में बटेगा, ऑटोक्रेटिक एंड बेनोवेलेंट ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में आपने देखा है कि ऑटोक्रेटिक बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट की अपेक्षा कम इफेक्टिव होता है। ये बात आपने ऊपर में देखा है जी, ये बात तो आपने देखा है ना भाई? यस यस सो बेसिकली ऑटोक्रेट वाले कौन होते हैं? दिस इज अ डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग अप्रोच। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होते हैं वो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे फोकस करते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे फोकस करते हैं, नहीं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड आउटपुट आउटवेट द कंसर्न फॉर वर्कर्स एंड देयर रिलेशनशिप। डेडिकेटेड रिलेशनशिप वाले का मामला ये है कि ये काम को सर पे चढ़ा के रखते हैं, अर्थात काम का कंसर्न इनके पास सबसे ज्यादा रहता है, जबकि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ना, आई मीन कंसर्न फॉर पीपुल या कंसर्न फॉर वर्कर्स या फॉलोअर्स ना के बराबर होता है जी। कंसर्न फॉर वर्कर्स या कंसर्न फॉर फॉलोअर्स कैसा होता है? ना के बराबर के बराबर होते हैं। ना के बराबर।
So this is totally surrender with their work that has previously been described. And benevolent autocrat, this is the communicative counterpart. I'm not saying the objective counterpart. I'm saying Sir, the voice is breaking. वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर आज। communicative counterpart of the autocratic style. It is still directed, but मतलब ये है बोलो भाई। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है। वॉइस ब्रेक हो गई थी। क्या फर्क है। हाँ भाई ठीक है। All is well. बेनोविलेंट को फिर से बताइए। हाँ आवाज ब्रेक हो हाँ गई। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अरे बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। So benevolent autocrat is the communicative counterpart of the autocratic leader style. And what you mean communicative counterpart? Means it is still autocratic, but the leader has a specific characteristics that is called interventionist. That means the leader interacted with the people, those who are working. The leaders intervene the procedures that has been followed during the work. The leaders also integrate in the decision-making process. That is why still autocratic, but leaders, of course, participated in the process of working. That is why benevolent autocrat is called communicative counterpart autocrat leadership style. सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ काम को प्रोटेक्शन दिया, और हम ये जानते हैं कि आप काम करिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। बट बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट है, लेकिन ये आपके साथ शामिल होंगे, आपको इंटरवेन करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, आपके डिसीजन की प्रक्रिया में शामिल होंगे, आपकी प्रोसेस में शामिल होंगे। Is it okay? Is it okay? जी ओके भाई बातें समझ Yes, में sir. आई कि नहीं आई, आवाज मिल रही है बराबर कि नहीं जी? Yes, sir. जी हो जाते हैं। हाँ, सो बेसिकली ये बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट है। और फाइनली हमारे पास बता इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल। इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे हमारा कंसर्न फॉर दोनों क्या है? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज कट क्या ब्रेक हो रही है सर। प्रॉब्लम है सर। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। मूड खराब हो जाता है। अरे पेशेंस रखो यार, क्या कर सकते हैं अगर तुमको सामने रहे। बोलो जी। आ रही सर आवाज। Yes, sir. सर वीडियो ऑफ करके शायद नेटवर्क सर वीडियो इंस्टेंट ऑफ बढ़ता करते है। हैं एक बार। सर वीडियो ऑफ करते हैं।
चलो हाँ चलो चलो हाँ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, नहीं हो पा रही है, असल बात नहीं सुन पा रहे हैं सर। लीडरशिप स्टाइल है वो है इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल। और इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल में हम लोगों ने देखा है कि उसका रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी ज्यादा है और उसके साथ जी मिल रही है, वीडियो ऑफ कर लीजिए सर। जी हो गया, ठीक है। जी जी अब आ रही है आवाज, ठीक है। मैं कह रहा था कि जो लास्ट हमारे पास लीडरशिप स्टाइल है बिल रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि रिलेशनशिप भी हाई है और रिलेशनशिप के साथ साथ टास्क ओरिएंटेशन भी हाई है, मतलब टास्क भी हाई है। और जो इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल है उसको फर्दर दो भाग में बांटा गया, यानी कि एक कॉम्प्रोमाइजर है और दूसरा एग्जीक्यूटिव है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव है। कॉम्प्रोमाइजर नाम से ही स्पष्ट है, क्या कह रहा है एक्सप्रेस एप्रिसिएशन ऑफ बोथ ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेशन एंड टास्क ओरिएंटेशन। कंप्रोमाइजर दोनों तरह में कंप्रोमाइज करता है बिटवीन ह्यूमन रिलेशन एंड टास्क ओरिएंटेशन। यानी कि कंप्रोमाइजर वाले रिलेशनशिप और टास्क दोनों के बीच में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दोनों के बीच में, हाँ दोनों को मिला करके चलते हैं, कंप्रोमाइज करके चलते हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए, एग्जीक्यूटिव वाले कह रहे हैं this approach integrate task orientation and human relation in response to realistic demand. ए भाई, in response to realistic demand. Yes, the term realistic demands refers what will be the situation where the major concern of the leader should integrated with human relation or follower relation, and what will be the situation that will restrict the leader's behavior towards task orientation. It will depends upon the realistic situation. Is it okay? Yes, sir. Yes. अभी वो आधा लग रहा है कि सूत रहा है कि जाग रहा है, पता नहीं चल रहा। भाई समझ में आ रही कि नहीं रे भाई? जी वास्तविक जो मतलब स्थिति का अनुसार मतलब ये काम है, करना। हाँ मतलब ये है भाई कि हम कंप्रोमाइज कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि इस वक्त की क्या मांग है। इस वक्त की मांग, अगर आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, अगर आपके साथ खड़े रहना है, तो इस वक्त हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इस वक्त अगर वक्त की मांग काम है तो हम काम के साथ खड़े रहेंगे। Is it right? Is it right or not, भाई? So that is why एग्जीक्यूटिव टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो सबसे ज्यादा सर आवाज फंस के आता है सर, कट के आता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रभावी, चूंकि ये रियलिस्टिक डिमांड पे फोकस करता है, देखता है कि वास्तविक परिस्थिति क्या है, और सबसे प्रभावी, जी सबसे बेहतर है। जी यस सर।
सर असल बात आवाज ही नहीं पा रही है सर कुछ। असल बात नहीं सुन पा रहे सर। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। जी सर। अभी ठीक मिल रही है? जी सर। यस सर। ठीक है, लो देखते हैं कितना देर ठीक मिल रही है। सो वेदर एक्चुअली में यहाँ दिल्ली का ना बहुत खराब है, और ये वेदर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ख्याल से बारिश जैसा कुछ ऐसा है। बहरहाल मैं ये कह रहा था यार कि जो इंटीग्रेटेड बेसिक टाइप के लीडरशिप स्टाइल है, ये बात पहले से हम जानते हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो रिलेशनशिप भी हाई बना पाता है और टास्क ओरिएंटेशन भी हाई हो पाता है। अब उसको बिल रीडिंग ने इफेक्टिवनेस के हिसाब से उसको फर्दर दो भाग में बांटा, एक कंप्रोमाइजर में और दूसरा एग्जीक्यूटिव में। जो कॉम्प्रोमाइजर वाले हैं वो ह्यूमन रिलेशन और टास्क ओरिएंटेशन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज करके चलते हैं, अर्थात दोनों को मिला करके चलते हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव वाले कहते हैं कि हमारा कंसर्न ये नहीं है, हम कंप्रोमाइज वगैरह नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि रियलिस्टिक डिमांड क्या है, वास्तविक परिस्थिति की मांग क्या है, समय की मांग क्या है। अगर समय की मांग इस वक्त रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, और समय की मांग अगर क्या कहते हैं कि टास्क ओरिएंटेशन है तो इस वक्त हम टास्क पूरा करेंगे। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। जी जी। अभी मिल गई बात समझ में आई जी? यस सर। यस। ओके, सो कोई क्वेश्चन है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो फार, I will take only one or two question. सर इसमें जो है सर बेसिक स्टाइल के हिसाब से अगर देखें तो 4 स्टाइल हो जाता है, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड, रिलेटेड, सेपरेटेड। फिर चारों बेसिक स्टाइल में 2-2 हो जाते हैं ना। हाँ। तो सर इसमें कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है सर कि मतलब लेस इफेक्टिव स्टाइल के हिसाब से मोर इफेक्टिव स्टाइल पे 2 टाइप बनते हैं हर में। लेकिन कई बार इसमें एक दूसरे से हॉट पॉच होने का मतलब रहता है, करके भी गड़बड़ा जाता है, कंप्रोमाइज इसमें था कि उसमें था। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि फिगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं ना। उसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सबसे बेहतर तरीका है फिगर। बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार क्या 4-5 बार आप प्रैक्टिस करके देखिए उस फिगर को। आपको नहीं क्लियर होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके पास, है ना। मेजर इशू क्या है कि अगर हम ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे, टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग या ऐसे रखने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स मैंने कहा है कि आप एग्जाम के दिन 1 घंटा पहले भी देख के जाइएगा तो भी सवाल डील नहीं कर पाइएगा। एक ही शर्त है होगी सवाल को डील करने की, और वो होगा विजुअल परसेप्शन। आप विजुअल परसेप्शन कितना बेहतरीन बना के जा रहे हैं, पिक्चर आपके दिमाग में किस तरीके से छपी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज आप कोशिश कर लीजिए कितना भी, लेकिन नहीं हो पाएगा, है ना। तो थोड़ा कंफ्यूजन तो है इसमें, और जाहिर है कि 8 को याद रखना और तकरीबन सब मिलता जुलता होना, तो थोड़ा कंफ्यूजन का घर तो है ना। लेकिन अगर आप इंटरप्रेट करते हैं फिगर के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से,
तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, यस सर। हाँ ये रिलेटेड का जो डेवलपर था हाँ हाँ उसमें एक लाइन छूट गया था, उसमें आप बताए कि रिलेशन होगा लेकिन प्रोफेशनली होगा, नियम के अनुसार होगा, जितना हाँ। नियम उतना ही संबंध रहेगा, ज्यादा जान पहचान की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक हाँ। लाइन कुछ बोले थे, वो छूट गया। हाँ, मतलब ये डेवलपर में ये भी था कि जैसे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में हम आपको शामिल करेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए भी प्रोफेशनली हम आपको अधिकार देंगे, है ना। जैसे किसी भी तरीके की कोई डिसीजन लेनी है कंपनी में, तो एज अ फॉलोअर्स वर्कर्स आपको हम शामिल करेंगे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में। आपको अलाउ किया जा सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन जितना कहा जाए, जितना ओपनली आपके पास रखा जाए, जितने अधिकार क्षेत्र हैं आपके, उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा का अधिकार। दूसरी बात, जो सजेशन है उसके लिए बाध्य नहीं होंगे। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सजेशन के लिए बाध्य जी नहीं होंगे। और जब तक कि आपसे नहीं कहा जाए तब तक कि आपको कहना भी नहीं है। प्रोफेशनली जब तक कि आपसे कहा ना जाए तब तक आपको कहना भी नहीं है। बेसिकली जब पूछा जाए तभी बोलिए। गोया कि मैं जानता हूँ उस चीज को, मालूम है अपने पास, लेकिन फिर भी हमें नहीं बोलना है। जब तक कि हमें कहा ना जाए तब तक के बोलना नहीं चाहिए। वैसे भी क्या कहते हैं कि जो डेवलपर वाले हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव काउंटर पार्ट है मिशनरी में, है ना, तो मिशनरी में आपको अधिकार नहीं मिल रहा था, यहाँ पे अधिकार मिल रहा है, लेकिन वो उस एक्सटेंट तक नहीं मिल रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको मिल रहा है। सो एक्चुअली डेवलपर वाले की खास बात ये है कि इसमें प्रोफेशनली सब कुछ डील करता है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में हो, चाहे कोई अप्रोच लेने की प्रोसेस में हो, चाहे वो डील करने को लेकर के हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो। वो प्रोफेशनली जितना आपको मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। ओके ओके, हाँ, चलिए भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी। नहीं है ना, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। यस सर। तो आगे जो क्वेश्चन है ना, आगे जो क्वेश्चन है हमारा, वो हर्शे एंड ब्लैंचार्ड का मॉडल है, जिसके लिए कम से कम आधे घंटे की जरूरत होगी। मतलब जो थ्योरी आज हम लोग अभी पढ़े हैं उस थ्योरी से मतलब उससे बड़ी थ्योरी है बेसिकली ये हर्शे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप। तो इसको हम कल के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इसको प्रेम से डील करेंगे, क्योंकि इसमें कई मैटर है, टास्क ओरिएंटेशन है, रिलेशनशिप है, इफेक्टिवनेस है, और फिर बात आ जाती है फॉलोअर्स की मैच्योरिटी का। फॉलोअर्स की मैच्योरिटी का जब आता है तो हम सब की मैच्योरिटी थोड़ी नीचे चली जाती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। तो इसको हम प्रेम से कल डिस्कस करेंगे, कल डील करेंगे। आज हम डील करते हैं थोड़ा चापलूसी वाला मैटर जी भाई। आज हम थोड़ा डील करते हैं चापलूसी वाला मैटर जी। यस सर। हम आज चापलूसी वाला मैटर डील करते हैं, दैट मीन्स लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। क्या बेटा क्लास ले रहे करते हैं? वॉइस नहीं आ रही है सर। अरे म्यूटेड है। म्यूटेड है सर। हाँ भाई, तो बात कर रहे थे हम लोग लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी की जी। लीडर मेंबर सूत्र लगा भाई। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी की बात कर रहे हैं बेसिकली। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है, इसको गैरेन ने दिया था बेसिकली। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी क्या है? इस थ्योरी को दूसरे शब्दों में हम लोग वर्टिकल डेयर्ड लिंकेज थ्योरी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग वर्टिकल डेयर्ड लिंकेज थ्योरी कहते हैं।
बोलो एक बार। वर्टिकल ओके, अगर बोल पा रहे हैं तो इसकी कहानी समझ लीजिए और मामला यहीं पे थ्योरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे इतर कोई बात ही नहीं होगी। पूरी थ्योरी का लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है वो अपने आप में उतना एक्सप्लेन नहीं करता ये शब्द, लेकिन जब वर्टिकल डेयार्ड लिंकेज थ्योरी की हम बात करते हैं तो वो अपने आप में क्लियर कर देता है कि क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। देखिए, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें लीडर के पास दो ग्रुप होता है। एक ग्रुप अंदर में होता है और एक ग्रुप बाहर में होता है। अंदर में होने का मतलब है एक ग्रुप वो लोग होते हैं जो लीडर से काफी क्लोज होते हैं, एक ग्रुप वो होते हैं जो लीडर से थोड़ा दूर होते हैं, लीडर से थोड़ा दूर होते हैं। और जो लीडर के नजदीक होते हैं, लीडर सिर्फ उन्हीं से बात करता है, और जो लीडर से दूर होते हैं, लीडर उनसे बात नहीं करता। जो लीडर के नजदीक होता है उनको अलग से इंसेंटिव मिलता है, आई मीन उसको बोनस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें मिलता है, जो कि प्रोफेशनली कहना ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होता तो मैं आपसे कहता, लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग है तो प्रोफेशनली ठीक नहीं। और जो बाहर में लोग रह रहे हैं, उनके साथ एक तो ना तो रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, और उनकी जो जरूरत है बस वही मिलती है, बातचीत नहीं हो पाती है। इस तरीके के रिलेशनशिप को, लीडर के इस तरीके के रिलेशनशिप को वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, या वर्टिकल डेयार्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, या वर्टिकल डेयार्ड रिलेशनशिप कहते हैं, जहां पे आपके पास सारे फॉलोअर्स ही हैं, लेकिन फॉलोअर्स दो ग्रुप में है। एक ग्रुप आपके काफी नजदीक है और एक ग्रुप आपसे दूर है। बेसिकली जो नजदीक है उनको तमाम तरीके की सुविधाएं मिल रही है, वो उन पर आप बड़ा भरोसा दिखा रहे हैं, और जो ग्रुप है उनको तमाम तरीके की सुविधाएं मिले ना मिले बात की बात है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी आप भरोसा नहीं दिखा रहे और उनको आउट ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन है, इस तरीके की जो रिलेशनशिप है, इसको वर्टिकल डेयार्ड रिलेशनशिप या वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके जी, इसमें लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में जो अंदर वाले ग्रुप हैं, आई मीन जो लीडर से नजदीक वाले ग्रुप हैं, उनमें लीडर्स बहुत म्यूचुअल ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पर लॉयल्टी दिखाते हैं, एक दूसरे को लेकर के बहुत सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एंड ऑब्लिगेशन अर्थात एक दूसरे के तहत दायित्व तय करते हैं। बेसिकली लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी बताता है कि लीडर और टीम मेंबर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी बताता है कि लीडर और टीम मेंबर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। हमने आपको बताया कि लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में दो ग्रुप है। जो इन ग्रुप है, आई मीन जो सटा हुआ ग्रुप है, चाहे वो चापलूसी के आधार पर सटा हो या स्किल या कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे सटा हो। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर वाले भी हो सकते हैं, सुबह शाम सलामी ठोकने वाले भी हो सकते हैं, पांव छूने वाले भी हो सकते हैं, और कुछ स्किलफुल लोग भी हो सकते हैं। बहरहाल जैसे भी लोग हो सकते हैं, जो लोग नजदीक हो सकते हैं, उन लोगों के साथ आपने देखा कि किस तरीके की बातचीत हुई, किस तरीके की भरोसा दर्शाई गई, भरोसा किया गया। जो लोग आउट ग्रुप में होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं होते और उन पे भरोसा बहुत ज्यादा नहीं जताया जाता है। बेसिकली आई मीन जो आउट ग्रुप में होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं होते, लेकिन जो इन ग्रुप में होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर होता है। बेसिकली बेहतर होता है। देखिए, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में 3 प्रोसेस है। बेसिकली पहला है, 3 स्टेजेस भी आप कह सकते हैं, रोल मेकिंग एंड रूटीनाइजेशन।
रोल टेकिंग, रोल मेकिंग एंड रूटीनाइजेशन। रूटीनाइजेशन। अब ये गौर करिएगा कैसे इन ग्रुप में कोई घुसा और कैसे कोई आउट ग्रुप में रह गया, ये आपकी जिम्मेदारी है समझने की। हम सिर्फ बात कह देंगे, बाकी आप देख लीजिए। जब कोई ऑर्गेनाइजेशंस में हम ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, तो लीडर के नजदीक जाने के लिए या लीडर के साथ लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और अच्छे रिलेशनशिप के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला है रोल टेकिंग, दूसरा है रोल मेकिंग और तीसरा है रूटीनाइजेशन। अब देखिए रोल टेकिंग में क्या होता है। रोल टेकिंग में क्या होता है, जब आप किसी इंस्टीट्यूशंस को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं, तो जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो पहले आपको ऑब्जर्व करेगा, आपकी स्किल को ऑब्जर्व करेगा, आपकी सलाहियत को ऑब्जर्व करेगा, आपकी काबिलियत को ऑब्जर्व करेगा। नहीं जी? यस सर। तो रोल आपको ऑब्जर्व किया गया पहले, जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो जो लीडर है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी काबिलियत को, आपकी सलाहियत को, एबिलिटी को, टैलेंट को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रोल टेकिंग। जब ऑब्जर्व हो गया, आप भरोसामंदी के काबिल हो गए, आपने अपनी स्किल का मुजाहरा किया, अपने कौशलों का प्रदर्शन आपने किया, स्किल का परफॉर्मेंस किया, आपने भरोसामंदी दर्शाई, आपने ट्रस्ट जीता, आपने रॉयल्टी दिखाई, तब आपको एक रोल मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे रोल मेकिंग। अदारे बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। अब उसमें जो लोग अपनी कौशल का मुजाहरा करेगा, अपनी कौशलों का प्रदर्शन करेगा, ऐसे लोगों को सॉर्ट कर लिया जाएगा और इनको एक रोल दे दिया जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे रोल मेकिंग। मतलब अब देखिए, लीडर ने आपकी स्किल को देखते हुए, आपको की नॉलेज को देखते हुए, लॉयल्टी को देखते हुए आपको क्या किया, जो वर्कर्स है उन वर्कर्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप बन गया इन ग्रुप और दूसरा बन गया आउट ग्रुप। So who should be in the in group and who should be the out group? So in group, the people who prove themselves loyal, trustworthy, skilled are in group. वो लोग जिन्होंने अपने आप को लॉयल साबित किया, वो लोग जो लोग अपने आप को विश्वासी साबित किया, वो लोग जो अपने आप को कौशल युक्त साबित किया, ऐसे लोग इन ग्रुप का हिस्सा बन गए। नहीं, ऐसे लोग इन ग्रुप का हिस्सा बन गए। एंड इन ग्रुप के हिस्सा बनने से क्या फायदा होगा? मैनेजर प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटी and challenging task given greater responsibility, more reward and more attention. जब आप इन ग्रुप में रहेंगे तो मैनेजर्स आपको बहुत सारी जिम्मेदारी देंगे, बहुत सारी चैलेंजिंग टास्क देंगे, अच्छे प्रोजेक्ट देंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी देंगे और बहुत सारा झोला भर भर के आपको रिवार्ड मिलेगा, आप पर तवज्जो दिया जाएगा। They work within the leader's inner circle of communication, और यही लीडर के आसपास होंगे और लीडर सिर्फ इन्हीं लोगों से बात करेंगे, मुखातिब होंगे। लीडर इन्हीं लोगों से मुखातिब होंगे, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। हमने दूसरा तरीका आपको बताया है कि आप कैसे इन ग्रुप में जा सकते हैं, वो तरीका हमने आपको बताया। आई होप हमारी आवाज उस वक्त आपको ठीक ठाक मिली होगी। जी यस सर। दूसरा तरीका बताया है ना भाई? जी सर। हाँ, सो अब आइए तीसरा अब दूसरा आइए आउट ग्रुप मेंबर। आउट ग्रुप मेंबर कौन होंगे? द पीपुल हु प्रूव देमसेल्फ अनमोटिवेटेड। वो लोग जो अपने आप को अनमोटिवेटेड साबित किए, इनकॉम्पिटेंट साबित किए, अनस्किल्ड साबित किए, ऐसे लोग आउटर ग्रुप कहलाए।
ऐसे लोगों को कम तवज्जो मिलेगा, कम रिवार्ड मिलेगा, एंड इन लोगों को फॉर्मल रूल और पॉलिसीज के तहत चलना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे लोग आउट ग्रुप है। लेकिन याद रखिए, डोंट बी डीमोटिवेटेड योरसेल्फ and don't judge your personality through the criteria or lens of someone, because you are not you are not in the outer group because of your psychological position, like unmotivated or unskilled, but also you may be outer group, you may be a part of outer group because of the ability of criticism, critical thinking, and the ability to speak right at the right time to right person and with the right degree of amount. That also will lead to the outer group. Is it okay? अगर आपने सच्चाई बताई, अगर आपने क्रिटिसिज्म किया, अगर आपने आलोचना किया, तो स्किल रहे कि ना रहे वो बात की बात है। कहाँ रहिएगा, किधर भेज दिए जाइएगा जी? आउटर ग्रुप में धकेल दिए जाइएगा जी। तो भाई आउटर ग्रुप में धकेल दिए जाओगे स्किल रहने के बावजूद भी। नो वैल्यू ऑफ स्किल। हाँ, वो सब बात कहने की है, आइडियल चीजें हैं वो सब, साइकोलॉजी की महंगी किताबों में अच्छी लगती है। सो बेसिकली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करेंगे, हर जगह ये मैटर है, ऐसा नहीं है, तो आप ये पाएंगे, इस तरीके की कहानी पाएंगे, तो उससे अपने आप को जज नहीं करना है, क्योंकि हम इस वजह से भी नहीं हो सकते बीच का हिस्सा, क्योंकि हम किसी की आलोचना कर देते हैं, क्रिटिसिज्म कर देते हैं, किसको सुनने की आदत नहीं है, आई मीन गलत बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम आउटर। ओके, सो ये रोल टेकिंग भी हो गया, रोल मेकिंग भी हो गया। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा क्या बचा जी? अब हमारा क्या बचा? रूटीनाइजेशन। बट बिफोर आई एम कमिंग टू द टर्म रूटीनाइजेशन and the stages of routinization, I also like to discuss the dyad relationship. आप इस फिगर को देखिए, ये फॉलोअर्स हैं और ये लीडर्स हैं। लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में म्यूचुअल कम्युनिकेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, और ये पर्टिकुलर ग्रुप दैट मींस इनर ग्रुप के साथ रिलेशनशिप है। ये बात हमने शुरुआत में भी कहा है कि जिनके साथ बातचीत लीडर की होती है, जिनके साथ उठना बैठना होता है जी, जिनके साथ क्लोज रिलेशन है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली में उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डयाड रिलेशनशिप कहते हैं। बुर्बक साहब, दिख नहीं रहा वहां लिखल है डयाड रिलेशनशिप। इसको वन ऑन वन भी कह सकते हैं ना? वन एंड वनली मतलब एक बंदा का किसी से क्या रिलेशन है, इसमें बीच में कुछ मायने नहीं करता है ना, तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है। हाँ हाँ, मतलब जो इनर ग्रुप में है बस उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है, उन्हीं के साथ सारी चीजें। जो आउटर ग्रुप में है वो आउटर ही रह जा रहा है। और उसके बाद थर्ड स्टेज जो हमारा हो जा रहा है वो है जी, वो है हमारा रूटीनाइजेशन। So developing routine is the last phase. In this phase, routine, expectation and standard are stabilized, and both party gain better insight to how other parties work. अब रूटीनाइजेशन में क्या हुआ? आप इनर ग्रुप आउटर ग्रुप के मेंबर हो गए, आपका काम डिसाइड हो गया। अब आप अपना अपना काम करते रहिए। यदि आप चापलूसी के बेसिस पे इनर ग्रुप में है तो मजीद चापलूसी करिए, यदि स्किल के बेसिस पे है तो स्किल का मुजाहरा करते रहिए, कौशल का प्रदर्शन करते रहिए, ताकि इनर ग्रुप में आप बने रहें। और यदि आप आउटर ग्रुप में हैं, इनर ग्रुप जाने की बड़ी तमन्ना है, बड़ी शिद्दत से चाहत है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, नॉलेज दिखानी पड़ेगी, मोटिवेटेड साबित करना पड़ेगा, लोयल साबित करना पड़ेगा, एंड ट्रस्टवर्दी साबित करना पड़ेगा। मतलब दोनों ही तरीके के ग्रुप अपनी अपनी वजूद और अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते हैं।
एक जो इन ग्रुप में ऑलरेडी है वो इसलिए मेहनत कर रहा है कि कहीं हमको आउटर ग्रुप में ना धकेल दिया जाए, और आउटर ग्रुप वाले इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि भाई हमारा कब नंबर आ जाए और हम भी इनर ग्रुप में शामिल हो जाए। चले जाएं। हो गया सर। चले जाएं। ऐसे में दुन्नू के दुन्नू खूब मेहनत कर रहा है, बाहरों वाला भी और अंदरों वाला भी। तो बताइए कि मलाई कौन काटेगा? लीडर लीडर मलाई लीडर का फायदा है, जो मैनेजमेंट है।